नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं ब्रिटिश मंत्रिमंडल के कार्य एवं शक्तियाँ के जो संभावित क्वेश्चन बन रहे हैं उन प्रश्नों को आपको मैं लिखवाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा। आज मैं BA पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट जो ब्रिटिश संविधान के संदर्भ में है उसी के बारे में आपसे रूबरू मुखातिब हो रहा हूँ। इनके जो संभावित प्रश्न हैं वो कौन कौन से संभावित प्रश्न हैं, संभावित आपको प्रश्न लिखवा रहा हूँ और फिर उनका मैं आंसर भी दे रहा हूँ। इंग्लैंड के संविधान में या आपके पेपर फर्स्ट में ये एक विशेष बात है कि जो भी प्रश्न जो आते हैं वो प्रश्न परिभाषा के रूप में होते हैं और परिभाषित करने का सबसे अच्छा निमित्त और साधन तरीका होता है। तो अलग अलग जो विद्वान हैं उन्होंने क्या क्या डेफिनेशन दी, क्या क्या परिभाषाएं दी, वो आपको बता रहा हूँ। सुनिए। संभावित क्वेश्चन। प्रश्न 1 नंबर 1, ब्रिटिश संविधान में मंत्रिमंडल के कार्य तथा शक्तियों का वर्णन करें। नंबर 2, यह एक ऐसा केंद्र बिंदु जिसके चारों ओर समस्त राजनीतिक यंत्र घूमते हैं। सर जॉन मैरियट। नंबर 3, मंत्रिमंडल वह सूर्य पिंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते रहते हैं। ग्लैडस्टोन। नंबर 4, लावेल एमरी बेजहार्ट। इसमें कोई संदेह नहीं कि मंत्रिमंडल ब्रिटिश शासन व्यवस्था का हृदय है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल इतनी महत्वपूर्ण स्थिति में है और कहीं नहीं। मंत्रिमंडल के कार्यों तथा शक्तियों के आधार पर वैधानिक न होकर परंपरागत है। रेमजे मेयर। मंत्रिमंडल सम्राट की एक परामर्शदात्री समिति है। वास्तविक स्थिति में सम्राट सभी शक्तियों का उपयोग कैबिनेट के द्वारा ही करता है। राजा के पद की शक्तियाँ ज्यों ज्यों कम होती गई वैसे जैसे जैसे मंत्रिमंडल की शक्तियाँ बढ़ती गई। सर जॉन मैरियट, ग्लैडस्टोन, काफ़ी विद्वानों ने इस बारे में लिखा है। हॉल्डन समिति ने लिखा है कि संपूर्ण शासन तंत्र का मुख्य आधार अब है मंत्रिमंडल के कार्य बहिर्मुखी हैं। कौन कौन से मंत्रिमंडल के कार्य हैं तो मंत्रिमंडल कार्य करता है। नंबर 1, मंत्रिमंडल के मुख्य कार्य। नंबर 1 है नीति निर्माण करना। मंत्रिमंडल राष्ट्रीय नीतियों का निर्माता है। पारकर। मंत्रिमंडल नीति का चुंबक है। मंत्रिमंडल राष्ट्र की गृह एवं विदेश नीति का निर्धारण करता है। भावी योजनाओं के प्रारूपों को तैयार करता है। मंत्रिमंडल वास्तविक परिस्थितियां, वित्तीय एवं वैधानिक कठिनाई आदि को ध्यान में रखकर उन्हें आवश्यक परिवर्तन करने तथा उन्हें दिशा प्रदान करते हैं। रेमजे मेयर कह रहे हैं कि वास्तविक कार्यपालिका के रूप में मंत्रिमंडल राष्ट्रीय नीति की रूपरेखा परिभाषित करता है और यह निश्चित करता है कि देश और विदेश में उत्पन्न प्रत्येक सामाजिक समस्याओं के लिए किस प्रकार हल निकाला जाए। तो पहले ही नीति निर्माण की समिति का कार्य। दूसरा है विधायी कार्य, व्यवस्थापन संबंधी कार्य। विधि निर्माण के क्षेत्र में भी संसद का नेतृत्व और पथ प्रदर्शन करता है। विधेयकों को प्रारूप में तैयार करना संसद प्रस्तुत करता है। संसद का कोई भी सदस्य विधेयक को प्रस्तुत कर सकता है, परंतु उन्हें विधेयकों को पारित होने की संभावना होती है जिन्हें मंत्रिमंडल का समर्थन प्राप्त होता है। कार्टर, रन और हर्ज मंत्रिमंडल का एक लघु व्यवस्थापिका बताया। बेजहार्ट मंत्रिमंडल स्वयं में व्यवस्थापिका है। तीसरा जो कार्य है कार्यपालिका संबंधी अधिकार एवं कार्य। मंत्रिमंडल मूल रूप से शासन की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ हैं। संसद में प्रस्तुत किए जाने वाली नीति का अंतिम निर्धारण, संसद द्वारा निर्धारित नीति के अनुरूप राष्ट्रीय कार्यपालिका नियंत्रण, विभिन्न विभागों के अधिकारियों की सीमा का निर्धारण व सामंजस्य स्थापित करना। और नंबर 3 है समन्वयकारी कार्य। मंत्रिमंडल सरकार के विभिन्न विभागों को एक सूत्र में बांधता है, उनके क्षेत्र की सीमाएं निर्धारित करता है
मंत्रिमंडलीय समितियां विभागों में सामंजस्य उत्पन्न करने में मंत्रिमंडल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पांचवा है समस्याओं के निवारण। मंत्रिमंडल में अकस्मात उत्पन्न होने वाली राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का तत्काल निवारण करना पड़ता है। नंबर 6 प्रत्यायोजित विधान। संसद समय तथा तकनीकी ज्ञान के अभाव के कारण संविधियों की मोटी रूपरेखा पारित कर पाती है। संविधियों के अंतर्गत कार्यपालिक विभागों द्वारा जो नियम विनियम उपनियम बनाए जाते हैं तथा जो आदेश और निर्देश जारी किए जाते हैं उन्हें प्रत्यायोजित विधान कहा जाता है। नियुक्तियां। मंत्रिमंडल के हाथों में संरक्षण की व्यापक शक्तियां हैं। संप्रभु द्वारा की जाने वाली सभी नियुक्तियां मंत्रिमंडल के परामर्श पर की जाती हैं। वित्त पर नियंत्रण। वित्त पर संसद का नियंत्रण होता है। उसकी अनुमति के बिना एक पाई भी खर्च नहीं की जा सकती और न ही एक पाई राजस्व के रूप में एकत्रित की जा सकती है, परंतु इस पर भी मंत्रिमंडल का नियंत्रण होता है। संचित निधि और आकस्मिक निधि को निर्धारित करता है। अन्य कार्य। राजा द्वारा क्षमा के विशेषाधिकार का प्रयोग मंत्रिमंडल के परामर्श पर ही किया जाता है। नंबर 2 राजा द्वारा उपाधियों का वितरण भी प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही किया जाता है। देश विदेश में की जाने वाले समस्त नियुक्तियों का मंत्रिमंडल के आधार पर ही किया जाता है। तो मंत्रिमंडल इतना मजबूत है, इतना कार्य करता है। फिर एक संभावित क्वेश्चन बनता है कि ब्रिटेन का मंत्रिमंडल एक तानाशाह है, क्या ये सत्य है? विवेचना कीजिए। इतना मजबूत मंत्रिमंडल बनता है तो क्या वो तानाशाह हो सकता है? तो इसका आंसर होगा वो देखिए क्या है। संभावित मंत्रिमंडल की निरंतर बढ़ती हुई शक्तियों ने उसे इतना मजबूत बना दिया है कि उस स्थिति एक अधिनायक के निकट पहुंच गई है। अधिनायक निरंकुशवाद और सर्वसत्तावाद के नज़दीक हो गए। एक दूसरा प्रश्न भी बनता है, कीथ हैरिसन और कार्टर समर्थन करते हुए कहा गया कि ब्रिटेन में कैबिनेट को तानाशाही स्थापित होती जा रही है, व्याख्या करें। इसके देखिएगा अधिनायक तानाशाह का अर्थ, पहले हम ये समझें कि अधिनायक तानाशाह होता क्या है। ऐसी शासन पद्धति जिसमें शासन की समस्त शक्तियाँ एक व्यक्ति में केंद्रित होती हैं, उसमें अधिनायक की इच्छा ही कानून को माना जाता है। पूर्व जर्मनी हिटलर एवं इटली में मुसोलिनी का शासन तानाशाही था। रैमजे मेयर ने अपनी पुस्तक हाउ इंग्लैंड इज गवर्नर्ड में विशेष रूप से इस प्रकार का विचार व्यक्त किया गया है कि संस्था के पास ऐसे अधिकार हैं कि इसे सर्वशक्तिमान कहा जा सकता है, चाहे वे अपने अधिकारियों का प्रयोग करने में कितनी भी असमर्थ क्यों न हो। जहाँ इसके पास बहुमत का समर्थन होता है वहाँ इसकी स्थिति एक तानाशाह जैसी होती है। ये तानाशाह 2 पीढ़ी की पहले की तानाशाही से कहीं अधिक निरंकुश है। मंत्रिमंडल अधिनायक नहीं। आधुनिक परिस्थितियों में निस्संदेह मंत्रिमंडल की शक्तियों में अपूर्व विस्तार हुआ। प्रशासन, विधि, वित्त, इन 3 विभाग क्षेत्रों में मंत्रिमंडल का नियंत्रण स्थापित हो गया है, किंतु इसे मंत्रिमंडल का अधिनायक तत्व नहीं कहा जा सकता। मंत्रिमंडल इस बात के लिए बाध्य होता है कि वह इन सीमाओं की दृष्टि में रखते हुए कार्य करे। मंत्रिमंडल पर प्रतिबंध। तो मंत्रिमंडल पर प्रतिबंध भी है। किस तरह से मंत्रिमंडल पर प्रतिबंध है? विरोधी दल का अस्तित्व है। मंत्रिमंडल की शक्ति पर सर्वाधिक जो प्रभावशाली प्रतिबंध विरोधी दल का अस्तित्व है। यदि मंत्रिमंडल की भी मनमानी करने का प्रयत्न करता है तो तुरंत ही विरोधी दल उसकी आलोचना के लिए विषय बन जाता है। विरोधी दल मंत्रिमंडल के पतन के लिए सक्रिय हो उठता है। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल जितना अधिक शक्तिशाली है, विरोधी दल भी उतना ही अधिक प्रभावशाली है। विरोधी दल के कारण मंत्रिमंडल कभी भी अधिनायक नहीं हो सकता। तो इस कारण से ये कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल है वो तानाशाह जैसा रूप नहीं हो सकता है। नंबर 2 है जनमत की शक्ति। मंत्रिमंडल अधिनायकत्व के मार्ग में एक प्रभावपूर्ण अवरोध भी पैदा करता है। तो वहाँ ये स्थिति भी है कि वह तानाशाह जैसी स्थिति नहीं हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर जनमत भी है, मंत्रिमंडल पर अंकुश भी है। ऐसी बहुत सारी शक्तियाँ हैं जिसके कारण से हम कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल पर मंत्रिमंडल अधिनायक या तानाशाह नहीं हो सकता है।
धन्यवाद। जय भारत।